वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए ये मूवी, नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है जहां मनीषा नाम की टीचर बच्चों को गणित पढ़ा रही होती है। लेकिन बच्चों को देखकर लग रहा है कि उनको गणित पढ़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। वैसे सही भी है, गणित के सवाल अक्सर बच्चों के सर के ऊपर से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था दोस्तों। ये बच्चे गणित पढ़ने में रुचि तो रखते हैं पर मनीषा से नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके गाँव में जेवियर नाम का एक इंस्पेक्टर है जो बच्चों को अपने पुलिस स्टेशन की छत पर मुफ्त में गणित पढ़ाता है। उसे मतलब बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और बच्चों को उससे पढ़ना भी बहुत बढ़िया। वो गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से उनको समझाता है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी आसानी से समझ जाए। इसीलिए मनीषा की क्लास में बच्चों को मन नहीं लगता। मनीषा को भी काफी बुरा लग जाता है, यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं दिखा रहे। और वो इसकी शिकायत करती है प्रिंसिपल से कि बच्चे मेरी क्लास में पढ़ने का नाम ही नहीं लेते। उनको बड़ी जल्दी होती है कि कब छुट्टी हो और कब वो जेवियर सर के पास पढ़ने जाए। हालांकि सर, मैं पूरी कोशिश करती हूँ बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की, लेकिन अब उनका मन नहीं लगता तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो दोस्तों, वहीं सारे बच्चे जल्दी जल्दी स्कूल से छुट्टी होने के बाद जेवियर के पुलिस स्टेशन आ जाते हैं ताकि वो उन बच्चों को पढ़ा सके। पर तब प्रिंसिपल वहाँ पर आकर जेवियर से कहती है, देखो बच्चे तुमसे पढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम सभी को फ्री में पढ़ाते हो, मैं इसके लिए मना भी नहीं करूंगी। लेकिन थोड़ा सा तुम्हें बच्चों से कहना होगा कि वो मनीषा टीचर की क्लास में भी ध्यान दे। मनीषा दिल से पढ़ाती है लेकिन बच्चों का ध्यान ही नहीं लगता उसकी क्लास में, और फिर मनीषा को बुरा लग जाता है। तो जेवियर कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बच्चों को समझा दूंगा। इसके बाद जेवियर बच्चों के पास आकर कहता है कि देखो बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम स्कूल में ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारी टीचर से शिकायत आई थी मुझे, और आइंदा अगर ऐसी शिकायत आई ना तो मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा। तो वादा करो सभी के सभी कि स्कूल में भी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। ये सुनकर सभी बच्चे जेवियर से कहते हैं कि ठीक है सर, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे, आपको हमारी दोबारा कभी शिकायत आएगी नहीं। जेवियर भी खुश हो जाता है कि चलो बच्चे सुधर गए, मतलब बढ़िया है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में थॉमस नाम का एक आदमी आता है जो शिकायत लेकर आया होता है कि मंदिर के पास वाले कुएं में लोग कचरा फेंक रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने उनको कुएं में मांस डालते हुए भी देखा था। हमने उनको रोकने की कोशिश भी की तो उन्होंने हमारे एक साथी को बहुत बुरी तरह मार दिया। जेवियर कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसकी जांच करता हूँ। इसलिए थॉमस तो चला जाता है। इसके बाद जेवियर के कहने पर सारे बच्चे मनीषा टीचर की क्लास में भी अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो वहाँ भी पढ़ते और जेवियर के पास भी आकर पढ़ते, जिससे मनीषा को भी अच्छा लग जाता। अगले सीन में हम क्लास के दो स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसमें लड़का अकील और एक लड़की आर्या दोनों शामिल हैं। असल में दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों रिलेशनशिप में भी हैं। ये दोनों आपस में बातें करते हुए घर की ओर जा रहे होते हैं। लेकिन तब आर्या का भाई विवेक उसको अकील के साथ देखकर एकदम गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आर्या बॉयफ्रेंड वगैरह बनाए। इसीलिए जैसे ही आर्या घर आती है ना, वो उसे बहुत मारता है। इतनी बेरहमी से मारता है कि आर्या की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए बेचारी सीधे घर से भागकर मनीषा टीचर के पास आ जाती है और उनको अपने भाई की सारी हरकतों के बारे में बताती है। मनीषा भी हैरान कि कैसा भाई है यार, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर विवेक को समझाना ही था तो सही तरीके से समझा सकता था, मारना और वो भी इतनी बुरी तरीके से, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए दोस्तों, वो फैसला करती है कि विवेक के बारे में वो जेवियर को बताएगी। और अब क्योंकि आर्या के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो विवेक की शिकायत किसी और से कर सके, वरना दोस्तों अगर विवेक को पता चला तो वो और ज्यादा उसको पीटेगा। इसीलिए मनीषा तुरंत जेवियर के पास आकर उसको सारी बातें बता देती है। जेवियर भी हैरान रह जाता है क्योंकि आर्या बहुत ही अच्छी लड़की है, उसे समझाने के बजाय बुरी तरीके से मारना ये ठीक बात नहीं है। इसलिए जेवियर मनीषा से कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ विवेक से। दूसरी तरफ हम बेट्सी नाम की लड़की को देखते हैं जिसे कुछ कांस्टेबल पकड़ लेते हैं क्योंकि उसका स्कूटर में नंबर प्लेट मौजूद नहीं था। और पेपर्स वगैरह चेक करने पे कांस्टेबल को पता चल जाता है कि मामला तो और बिगड़ा हुआ है। इसका लाइसेंस तो कनाडा का है और कनाडा के लाइसेंस से वो यहाँ इंडिया में ड्राइविंग कर रही है, बताओ। इसलिए बेट्सी का स्कूटर जब्त हो जाता है और उसे ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन। असल में दोस्तों, बेट्सी आज ही कनाडा से इंडिया वापस आई है और 2-3 दिन में वापस चली जाएगी। और उसकी फूटी किस्मत, वो आज ही मुसीबत में पड़ गई। इसीलिए वो अपनी आंटी अना को फोन करके कहती है कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, प्लीज आकर मदद कीजिए। तो उसकी आंटी उसे आश्वासन देती है कि बेटा फिक्र मत करो, मैं वहाँ आती हूँ। तो वहीं विवेक पुलिस स्टेशन में जेवियर से मिलने आता है, जिसे जेवियर नहीं बुलाया था। और वहाँ पे आते ही जेवियर उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है कि तू जानता ही होगा कि आखिर मैंने तुझे ये थप्पड़ क्यों मारा। तो आइंदा अगर कभी भी आर्या को मारा तो बस अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा, सीधे चार्जेस लगाकर अंदर कर दूंगा, समझा। जिस पे विवेक मान जाता है दोस्तों। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन के बाहर आता है, वहाँ अना खड़ी होती है जो बेट्सी के लिए आई थी। अना विवेक को देखकर पहचान लेती है क्योंकि वो दोनों दोस्त हुआ करते थे। फिर वो विवेक के काम के बारे में पूछती है कि अभी क्या कर रहा है। तो विवेक भी बताता है अभी कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए मैथ्यू नाम के बंदे का ड्राइवर हूँ। असल में दोस्तों, विवेक काफी
पढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन नौकरी ना मिलने के कारण उसको कोई काम नहीं मिल रहा और वो उसी में गुजारा कर रहा है, मतलब ड्राइविंग करके। यही चीज का गुस्सा निकालने के लिए वो अक्सर आर्या को मारता था। तो अना कहती है, देखती हूँ अगर मुझसे कुछ हो सका तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगी नौकरी के बारे में। वहीं बेट्सी जब देखती है कि कई सारे बच्चे पुलिस स्टेशन आए हैं और सब छत की ओर जा रहे हैं, तो वो भी छत पर चली जाती है, जहाँ उसको दिखाई देता है कि ज़ेवियर बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चे यहाँ पढ़ने से बड़े खुश भी हैं। बेट्सी भी खुश हो जाती है और हैरान भी, ये पहली बार देख रही हूँ कि बच्चे पुलिस स्टेशन में पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। ज़ेवियर अपना टाइम निकाल कर बच्चों को पढ़ाता है, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए बेट्सी भी पूरी क्लास अटेंड करती है। यहाँ बेट्सी आराम से क्लास ले रही होती है और वहाँ ना बेट्सी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान कि कहाँ गई। तभी विवेक की नजर आर्या पर पड़ जाती है, जो कि अभी भी अकेल के साथ मौजूद है। ये देखकर एक बार फिर से विवेक का दिमाग गर्म हो जाता है, लेकिन वो अभी पुलिस स्टेशन में मौजूद था, इसीलिए गुस्सा कुछ नहीं कर पाता। सोचता है बाद में करूंगा इसका खेल। अगले दिन आर्या का बर्थडे होता है, सारे बच्चे पुलिस स्टेशन में पार्टी करते हैं। तो पार्टी के बाद अकील आर्या से एक खास जगह पर उसके साथ चलने को कहता है, क्योंकि उसने आर्या के लिए सरप्राइज प्लान किया हुआ था। सुनकर वो बड़ी खुश हो जाती है और वो दोनों रात में उसी जगह पे जाते हैं और यहाँ की सजावट देखकर आर्या की खुशी का ठिकाना नहीं। वो अकील के साथ खूब एंजॉय करती है, पर ये एंजॉयमेंट ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता, क्योंकि आर्या का पीछा करते करते विवेक यहाँ पहुँच चुका था। दोस्तों, उसको देखकर आर्या एकदम घबरा जाती कि अब तो गई, पर वो कुछ कर पाती इससे पहले ही विवेक उस पर टूट पड़ता है और इस बार तो वो आर्या को इस तरह से मारता है ना, जैसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। मार खाने की वजह से आर्या बेहोश होने लग जाती है। उसका चेहरा कम सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा होता है और अकील जब आर्या को बचाने की कोशिश करता है तो विवेक उस पर भी टूट पड़ता है। विवेक था जवान आदमी और अकील टीनेज, इसीलिए विवेक का मुकाबला नहीं कर पाता। अकील को भी बहुत मार पड़ती है। इसके बाद आर्या को जैसे ही घर वाले देखते हैं वो भी दंग रह जाते हैं कि इतनी बुरी तरह से आखिर कौन अपने भाई बहन को मार सकता है। इसके बाद तो आर्या जैसे घर आती है ना, तो घर वाले देखते हैं कि अरे ये क्या कर दिया तुमने। वो भी हैरान हो जाते हैं कि इतनी बुरी तरह से आखिर कौन भाई अपनी बहन को मारता है। और दोस्तों, अकील ने कभी भी अपनी आंखों के सामने आर्या को मार खाते हुए नहीं देखा था, लेकिन ये पहली बार था जो चीज उसके दिमाग में बैठ चुकी थी कि विवेक ने आर्या को मार कर अच्छा नहीं किया और मैं उस विवेक के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अकील विवेक के साथ कुछ तो बुरा करने की कोशिश करेगा। अब रात को अकील दोस्तों बियर ट्रैप लेकर विवेक के घर जाने के रास्ते में लगा देता है, ताकि इस पर पैर रखते ही विवेक का पैर घायल हो जाए और तब उसको एहसास होगा कि आर्या को मारने पर उसको कैसा महसूस होता होगा। ये जो ट्रैप्स है ना, अकील अपने घर से चुरा कर लेकर आया था, क्योंकि उसके पिता शिकारी थे। जिसके बाद वहाँ विवेक भी आ जाता है, तो उसके हाथ में एक थैला होता है दोस्तों। वो थैला कुएं में डालने जा रहा था, जहाँ पर अकील ने ट्रैप लगा दिया था। वो एक ट्रैप से तो बच जाता है, लेकिन दूसरे ट्रैप से बच नहीं पाता और वो ट्रैप सीधे विवेक के पैर को जकड़ लेता है। अब इससे विवेक को इतनी तकलीफ होती है कि वो खुद पर से सारा कंट्रोल खोते हुए सीधे कुएं के अंदर गिर जाता है। उसी कुएं के बारे में दोस्तों, जिसके बारे में थॉमस ने ज़ेवियर को बताया था कि वहाँ लोग कचरा फेंकते हैं। अब ये सारा खेल देखकर अकील डर जाता है कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। इस चीज से वो घबरा जाता है कि अब क्या होगा। वो सारा का सारा दिन इसी चीज के बारे में सोचता रहता कि मेरे से एक इंसान की जान चली गई, लेकिन ये तो मैं करना नहीं चाहता था। इसी टेंशन में दोस्तों उसकी तबीयत खराब हो जाती है। एक हफ्ते तो वो स्कूल भी नहीं आता, तो ज़ेवियर को भी उसकी टेंशन होने लग जाती है कि अकील एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आ रहा। इसीलिए वो अकील के घर जाता है, जहाँ अकील की माँ उससे कहती है अकील बहुत ज्यादा बीमार है सर, इसीलिए स्कूल नहीं जा पा रहा है। ठीक हो जाएगा तो मैं उसको स्कूल भेज दूंगी। ये सुनकर ज़ेवियर अकील को आराम करने को कहकर चला जाता है। फिर वो जाता है आर्या के पास, क्योंकि वो भी एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रही थी। घर पर आने के बाद जब वो आर्या के शरीर पर चोटों के निशान देखता है तो समझ जाता है कि विवेक को समझाने के बावजूद भी वो नहीं सुधरा। लगता है जेल की हवा खिलानी पड़ेगी इसको। मगर वो घर वालों से पूछता है कि विवेक कहाँ पे है, तो घर वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता, वो एक हफ्ते से घर नहीं आया। अक्सर वो काम ढूंढने के सिलसिले में हफ्तों के लिए घर से चला जाता था। हो सकता है वो काम ढूंढने गया होगा, लेकिन इस बार तो वो मोबाइल भी नहीं लेकर गया। बस यही चीज हमें परेशानी में डाल रही है। ये सुनकर ज़ेवियर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, पता लगाना होगा। दोस्तों, अब रात को अकील बियर ट्रैप लेने के लिए उसी कुएं के पास जाता है, क्योंकि एक ट्रैप तो विवेक के पैर में लग गया था और दूसरा वहीं पे रखा होता है। यहाँ पर ये ट्रैप सिर्फ अकील के पिता इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो उनको देखकर किसी को भी शक हो सकता है। इसीलिए अकील वहाँ से उस ट्रैप को लेकर घर में रख देता है। अगले दिन थॉमस कुएं के बारे में ज़ेवियर से पूछने के लिए आया होता है कि उन बदमाशों का क्या हुआ जो कुएं में कचरा फेंकते थे, पकड़े गए क्या। तो ज़ेवियर कहता है कि देखिए वो कुआं आपकी बहू अना की प्रॉपर्टी में आता है, इसलिए मुझे उनसे बात करनी होगी, क्योंकि कुआं वैसे भी काम का नहीं है, बच्चों के गिरने का खतरा है उसमें। इसलिए मैंने सोचा है कि हम उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे, जिससे होगा ये कि लोगों का कचरा फेंकना भी बंद हो जाएगा। सही है ना। बस इस चीज की परमिशन मैं आपकी बहू से लेना चाहता हूँ। दोस्तों, ये अना वही बेट्सी की आंटी है। थॉमस कहता है अना तो अमेरिका चली गई है, लेकिन मैं परमिशन दे देता हूँ, उस कुएं को बंद कर दीजिए आप। तो ज़ेवियर एक पूरी टीम के साथ कुएं के पास आता है, ताकि उसको हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी डालकर बंद कर दे। जैसे जैसे कुएं को बंद करने का काम हो रहा होता है, वहीं खड़ा अकील सारी चीजें देख रहा होता है और इस चीज से उसकी जान में जान आती है कि अब विवेक की लाश
कभी किसी को नहीं मिलेगी और मैं बच जाऊंगा। वो जेल जाने से तो बच जाएगा अगर लाश नहीं मिली तो, लेकिन एक इंसान को मारने का डर उसके दिमाग से कैसे जाएगा दोस्तों। यही चीज अकील अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा होता है। इतनी कम उम्र में वो अनजाने में ही सही हत्यारा बन चुका था, जिस डर की वजह से उसे रातों रात डरावने सपने आने लग गए थे। क्लास में पढ़ते पढ़ते वो बेहोश हो जाया करता, वो अचानक ही पसीने से तरबतर हो जाता। ये उसका डेली का हो गया था और ये सारी हरकतें जो अकील के साथ हो रही थी ज़ेवियर भी नोटिस कर लेता है। उसको भी लगने लगता है कि ये बीमार होने के सिम्टम्स तो नहीं है, कुछ तो ऐसा हुआ है अकील के साथ जिसे ना तो वो किसी को बताना चाह रहा है और ना ही उससे वो चीज छुपाई जा रही है। अगले सीन में स्कूल के अंदर दोस्तों साइंस एग्जीबिशन होता है, जहाँ सारे बच्चे अपना अपना प्रोजेक्ट्स लेकर आए होते हैं दिखाने के लिए। उन्हीं में पॉल नाम का एक लड़का भी शामिल होता है जिसका प्रोजेक्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। तो ज़ेवियर जब उस प्रोजेक्ट को देखता है तो उसे प्रोजेक्ट में लगा हुआ एक पेस मेकर दिखाई देता है। असल में दोस्तों ये दिल के मरीजों में लगाया जाता है, जो उनके दिल को अच्छे से काम करने में मदद करता है। अगर ये पेस मेकर निकाल दिया गया तो वो इंसान मर भी सकता है। अब पेस मेकर इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ है तो इसका मतलब जिसका ये पेस मेकर है वो इंसान मर चुका है। वो पॉल से कहता है कि बेटा ये पेस मेकर कहाँ मिला तुझे? जिस पर पॉल कहता है कि सर ये मुझे कुएं के पास एक घर है वहीं पे पड़ा हुआ मिला था, मुझे ये मेटल का पीस लगा और मेरे प्रोजेक्ट के लिए फिट बैठ रहा था तो मैंने अनजाने में इसको लगा लिया। ज़ेवियर तुरंत पेस मेकर को लेकर फॉरेंसिक टीम को भेज देता है ताकि वो पता लगा सके कि ये किसका हो सकता है। इसके बाद ज़ेवियर मैथ्यू को दोस्तों, जिसके यहाँ विवेक ड्राइवर की नौकरी करता था, उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछता है कि तुमने विवेक को आखिरी बार कब देखा था? तो मैथ्यू कहता है कि सर 1 हफ्ते पहले, उसके बाद वो आया ही नहीं मेरे पास, मुझे लगा उसने नौकरी छोड़ दी है इसलिए मैंने दूसरे ड्राइवर को नौकरी पे रख लिया। ज़ेवियर और परेशान हो जाता है कि आखिर ये विवेक कहाँ चला गया। ना उसके घर वालों को ना ही किसी और को उसके बारे में पता है। इधर क्लास में आर्या अकील से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो एकदम डरा हुआ होता है, वो उसके सवालों का जवाब ही नहीं देता और अकील के दोस्तों से पूछने पर वो भी आर्या को यही बताते हैं कि अकील हमारी भी बातें नहीं सुन रहा आजकल, न जाने क्या हो गया उसको, बदला बदला सा लग रहा है। आर्या भी हैरान हो जाती है। अगले सीन में दोस्तों गांव में होती एक पूजा जहां अकील भी आया होता है। ये पूजा उसी कुएं के करीब हो रही होती है और तब भीड़ में आए हुए लोगों को वहां पर एक बटुआ पड़ा हुआ नजर आता है। ये देखकर वो आदमी जिसे बटुआ मिला था ज़ेवियर को वो बटुआ लाकर दे देता है और ज़ेवियर जब उस बटुए को चेक करता है तो उसे उसके अंदर से मिलता है आधार कार्ड और ऑब्वियसली दोस्तों आधार कार्ड किसी और का नहीं बल्कि विवेक का होता है। बटुए में शराब की कुछ बोतल खरीदने का बिल भी मौजूद होता है, इसलिए ज़ेवियर अपनी टीम को लेकर उसी शराबी की दुकान पर आ जाता है जहाँ का सीसीटीवी देखने पर उन्हें आता है विवेक नजर, जो शराब को लेकर दुकान से चला गया था। आसपास का इलाका देखने पर ज़ेवियर को पता चलता है कि ये जगह तो वही है जहाँ पॉल ने बताया था कि उसको पेस मेकर मिला था। हो न हो विवेक का उस पेस मेकर से कुछ न कुछ तो लेना देना जरूर है। जिसके बाद पेस मेकर की रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट देखकर ज़ेवियर दंग रह जाता है क्योंकि पेस मेकर किसी और का नहीं बल्कि बेट्सी का था। जी हाँ दोस्तों, वही बेट्सी जो 2-3 दिन के लिए कनाडा से इंडिया घूमने आई थी। अब ये पेस मेकर उसका है, इसका मतलब बेट्सी मर चुकी है। तो कंफर्म करने के लिए जब वो बेट्सी के घर जाता है तो पता चलता है कि बेट्सी अना के घर पर ही रहने के लिए आई थी क्योंकि उसके घर वाले सभी कनाडा में रहते हैं, लेकिन घर पर ना तो बेट्सी होती है और ना ही अना। थॉमस ने बताया था कि अना अमेरिका चली गई है। अब ज़ेवियर का शक अना पर भी जाने लग जाता है कि हो न हो अना, बेट्सी और विवेक तीनों का कुछ तो कनेक्शन जरूर है। इसलिए वो तुरंत उन तीनों की बैंक डिटेल्स निकलवाता है जिससे उसको पता चलता है कि बेट्सी ने सबसे पहले 3 करोड़ रुपए अना को भेजे और वही 3 करोड़ अना ने मैथ्यू को। और अब ये मैथ्यू है कौन दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे। इसीलिए अब ज़ेवियर के टारगेट में मैथ्यू भी आ जाता है। बाकी के 3 बंदों का तो अता पता नहीं था सिवाय मैथ्यू के। 3 बंदे कौन कौन पता है ना, विवेक, बेट्सी और अना। इसीलिए ज़ेवियर मैथ्यू को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है और अच्छे से उसकी धुलाई करने के बाद कहता है तुमने बेट्सी को मारा है ना, सब पता चल चुका है मुझे। अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो बहुत ही बुरी तरह मारूंगा। ये सुनकर मैथ्यू डर जाता है और डर के मारे सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि सर ये बात सच है कि बेट्सी मर चुकी है, पर बेट्सी को मैंने नहीं बल्कि अना ने मारा। ज़ेवियर तुरंत थॉमस के पास आता है क्योंकि अना थॉमस की ही बहू है। वो उससे कहता है कि मुझे अना से मिलना है, अगर वो अमेरिका चली गई है तो भी आप उसे किसी भी तरह यहाँ बुलाइए क्योंकि उसने बेट्सी और शायद विवेक को भी मार डाला है। थॉमस डर जाता है ये सुनकर और वो अपने बेटे को फोन करके कहता है कि बेटा तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए बहू को लेकर कुछ दिनों के लिए इंडिया आ जा, क्या पता दोबारा माँ से ना मिल पाओ तुम। सही तरीका थॉमस ने इस्तेमाल किया अना को यहाँ बुलाने का, वरना अना तो आने में बहुत नाटक करती। दूसरी ओर अखिल काफी परेशान होता है, इसीलिए वो खुद को ही नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है ताकि इस टेंशन से वो बाहर निकल पाए। लेकिन सही समय पर उसके घर वाले उसको बचा लेते हैं। घर वाले भी परेशान थे कि अचानक बेटे को हो क्या गया है, वो खुद को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है। और दोस्तों अखिल से जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को सारी बातें बता देता है कि उसकी वजह से विवेक मर गया। उसका बेस्ट फ्रेंड दंग रह जाता है यार। और फिर ये दोनों मिलकर अपनी टीचर मनीषा
को भी सारी बातें बता देते हैं। इस तरह अकील का बोझ तो हल्का हो जाता है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा दोस्तों कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ अना भी अमेरिका से वापस आ जाती है। आते ही जेवियर उसको पुलिस स्टेशन बुलाकर कहता है, तुम्हारा मैथ्यू के साथ क्या लेना देना है? अना कहती है, मैं उससे प्यार करती हूँ। अब प्यार करना कोई अपराध तो नहीं है, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जेवियर कहता है, प्यार करना तो नहीं, लेकिन हत्या करना जरूर अपराध है। बताओ आखिर बैट्सी को तुमने क्यों मारा? और ये सुनकर अना की हालत खराब, डर के मारे सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाती है। तो असल में दोस्तों अना ने बैट्सी से 3 करोड़ रुपए उधार लिए थे बिजनेस के बहाने से, लेकिन काफी समय हो गया था। अना ने पैसे वापस नहीं किए थे क्योंकि उसने वो पैसे मैथ्यू को जो दे दिए थे, और ना ही पैसे वापस देने का अना का कोई इरादा था। बैट्सी इंडिया भी वापस पैसे लेने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जब उसे पता चला कि अना पैसे वापस नहीं करने वाली, तो बैट्सी ने उसको धमकाया कि अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारे और मैथ्यू के जो ये चक्कर है ना, बता दूंगी सबको इसके बारे में। शादीशुदा होकर दूसरे मर्द के साथ चक्कर चलाती हो, सोचो तुम्हारे पति और 7 लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा? दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, इसलिए बेहतर ये होगा मेरे पैसे मुझे दे दो वापस। अना घबरा गई और एक जोरदार थप्पड़ खींचकर मार देती है बैट्सी को। वहीं पर विवेक भी मौजूद था। अना के कहने पर वो भी बैट्सी को मारना शुरू कर देता है। बेचारी पहले से ही दिल की मरीज थी, 2-4 थप्पड़ खाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और बेचारी वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। ये होते ही दोनों की हालत खराब, दोनों घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, बैट्सी मर गई, अब क्या करेंगे? और दोस्तों अना को पता था कि विवेक को नौकरी चाहिए, तो उसने विवेक को कहा, तुम बैट्सी की लाश ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें दुबई में अच्छी नौकरी दिलवा दूंगी। विवेक भी इसके लिए मान गया और उन दोनों ने मिलकर पहले तो बैट्सी के शरीर में केमिकल डालकर आग लगा दी और बचे कुछ हिस्सों को विवेक ने उसी कुएं में फेंक दिया। इसी वजह से पेसमेकर कुएं के पास गिरा हुआ था, जिसपे विवेक की नजर गई ही नहीं। और जो थैला हमने मरने से पहले विवेक के हाथ में देखा था, उसमें भी बैट्सी के शरीर के टुकड़े थे, लेकिन वहाँ वो अकील के लगाए उस ट्रैप में फंस गया, जिससे खुद भी बैट्सी के शरीर के अवशेष के साथ वो भी कुएं में जा गिरा और उसकी जान चली गई। वैसे अच्छा ही हुआ विवेक के साथ, जैसी करनी वैसी भरनी, पर अकील बदकिस्मती से फंस गया दोस्तों। और यहाँ आना तो खुश, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, बैट्सी भी मर गई, और जो उसकी हत्या के बारे में जानता था वो भी मर गया और खुद चुपचाप अमेरिका चली गई। अब जेवियर बैट्सी के अवशेष को बाहर निकालने के लिए जैसे ही कुआं वापस खुदवाता है, अंदर से मिलती है विवेक की लाश, जिस पर बियर ट्रैप लगा होता है। और बियर ट्रैप देखकर वो समझ जाता है कि आखिर अकील परेशान क्यों लग रहा था, क्योंकि उसकी वजह से ही विवेक की जान गई थी और ये ट्रैप अकील नहीं लगाया था। इसीलिए जेवियर आता है अकील के पास। हालांकि ये सब तो गलती से हुआ था दोस्तों, लेकिन अपराध तो था, इसीलिए अकील को अब जेल जाना होगा। तो जेवियर उसको गले लगाते हुए कहता है, चिंता की बात नहीं है, तुम अभी 18 के नहीं हुए हो, जल्दी बाहर आ जाओगे और सच्चाई सामने आने के बाद तुम्हारा दिल का बोझ भी खत्म हो जाएगा। जेवियर अकील को हिम्मत दे रहा होता है, इसीलिए अकील उसके साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है। अकील एक बहुत ही अच्छा बच्चा था दोस्तों, स्कूल के टीचर्स के साथ साथ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी उससे बहुत प्यार करता था। वो खुद भी नहीं जानता था कि उससे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। जब उसे बच्चों के जेल में ले जाया जाता है तो जेवियर के साथ साथ उसके सभी टीम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर अनजाने में ही सही पाप तो पाप है, जिसकी सजा उसे भुगतनी ही पड़ेगी, इसीलिए उसको जेल भेज दिया जाता है। आर्या भी बेचारी अकेली हो गई थी, उसे भाई के जाने का दुख तो था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये बस हादसा था, अकील ने जानबूझकर नहीं किया। उसके साथ बाकी के उसके दोस्त भी परेशान, ना बच्चों का मन लग रहा होता है पढ़ने में और ना ही जेवियर का मन लग रहा होता है पढ़ाने में, लेकिन फिर भी सभी का मन बहलाने की कोशिश में लगा होता है। दोस्तों मूवी के आखिरी सीन में हम जेवियर को देखते हैं जो अकील से मिलने गया होता है। उसके पास होता है अकील के लिए सरप्राइज, क्योंकि अब से वो जेल में भी क्लास शुरू करेगा और बच्चे यहाँ आकर भी अकील के साथ पढ़ेंगे, जिससे अकील को बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और इस तरह जेवियर अकेले अब जेल में भी पढ़ाना शुरू कर देता है और इसी के साथ होती है मूवी यहाँ पे खत्म। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, मूवी की एंडिंग कुछ और होनी चाहिए थी तो बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।